चलिए गई स्टार्ट करते हैं। क्या कौन सा टॉपिक पहले करना है बताओ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले करेंगे या फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करें। चलिए, तो व्हाट वी विल डू टुडे इज, एक तो हम फाइनल अकाउंट्स के सारे मेन एडजस्टमेंट्स गो थ्रू करेंगे। एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को भी गो थ्रू कर लेंगे कि कुछ ऐसा मेजर है क्या जो हमने कभी डिस्कस ना किया हो या स्किप हो गया हो बाय एनी चांस। और तीसरा चीज, हम पास्ट एक दो पेपर्स के सम्स देख लेंगे। ठीक है, यही 3 बेसिक चीजें करेंगे हर एक में। फाइनल अकाउंट्स की यहाँ पे टाइम ना वेस्ट हो इसलिए नोट्स मैंने यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डाल रखे हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में लिखा चुका हूँ इन द पास्ट, बट अभी रेफर करने के लिए हमने यहाँ पे पीडीएफ प्रेजेंट कर रखा है। सबको ये पीडीएफ क्लियरली विजिबल है? ऑनलाइन वालों को भी गाइज, इज इट क्लियर? बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पीडीएफ भी स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें थी जो हम करते थे। एक तो अभी आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स में बनता क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल और करेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग मैंने आपको बताया है। सब कुछ करने के बाद हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इफ क्रेडिट साइड इज मोर वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे। पीएनएल को बैलेंस करके हमको नेट प्रॉफिट मिलता है, जो हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड टू बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पास्ट में बच्चों ने मिस्टेक क्या की हुई है इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। जोश जोश में कहीं पे भी नंबर्स नहीं देखेंगे, अज्यूम कर लेंगे इक्वल, और ऊपर क्वेश्चन के स्टार्ट में एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा रहता है कि प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। समझ रहे हैं? ये मिस्टेक जेन्युइनली मेनी स्टूडेंट्स हैव डन इन द पास्ट, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट, राइट? तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा कि क्या रेशियो हमें यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप रेशियो यूज कीजिएगा या बैलेंसिंग कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से जो बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर नेट प्रॉफिट रहा तो ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, लॉस रहा तो ट्रांसफर होएगा डेबिट साइड पे। अगर सम बोलता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे केस में क्या होएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का फिगर दिया है वो सीधा सीधा हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे टॉप पे लिख देंगे, और जो बाकी एडजस्टमेंट्स है वो हम कौन से अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे? करंट अकाउंट। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है, कौन सा बोला है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होंगे। मैडम कोई और आ रहा है क्या आपके आइडिया में? ठीक है, तुम लोग के हिसाब से कोई और आ रहा है? ठीक है, डन। वैसे काफी बच्चे ऑनलाइन है, अराउंड आई बिलीव 11 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन, तो आई थिंक ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी रहेगा उसको बैलेंस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा तो देयर इज अ मतलब 100% चांस फॉर 12th एटलीस्ट उसमें कि क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, माने क्रेडिट विल बी मोर देन डेबिट। बैलेंस करो और जाके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे टॉप पे लिख दीजिए, करेक्ट? और अगर करंट अकाउंट रहा तो उसमें डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है या ना? वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लियर है ये बात? ठीक है। अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाएगा? असेट साइड पे। कौन सी साइड पे जाएगा? ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है मेन वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हमेशा टॉप पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? उसके बाद परचेजेस लेस रिटर्न्स, उसके बाद वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, हाँ, और फिर कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे रहे तो वो वहां पे डालते हैं। क्रेडिट साइड पे सेल्स आता है माइनस सेल्स रिटर्न। फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स आती है जैसे गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या ऐसे सब या थेफ्ट वाले, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और एंड में दोनों में से कोई भी साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा विच वुड ईदर बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएनएल अकाउंट में अगर मैं जाऊं तो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हुई है कौन से खर्चे पीएनएल में जाते हैं। तो ट्रेडिंग में पहले तो बता दूं क्या क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड रिलेटेड एक्सपेंस एंड अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। पीएनएल में क्या क्या जाता है? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज हो गई, डायरेक्टर्स फीस हो गई, है ना,
उसके बाद क्या जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, डिलीवरी वैन के खर्चे हो गए, डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन हो गया, फिर फाइनेंस चार्जेस जैसे इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये सब, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या बैड डेट्स। उसके अलावा डेप्रिसिएशन हमेशा किस में जाता है, पीएनएल में, फॉर एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड। डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और इंश्योरेंस के बारे में कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है तो विल पुट देम इन पीएनएल, हाँ या ना। क्रेडिट साइड पे पीएनएल में क्या आता है, एक तो टॉप पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आता है। डेबिट साइड पे, अच्छा पीएनएल की डेबिट और क्रेडिट साइड की हमेशा हम पहली लाइन क्या छोड़ते हैं, खाली, बिकॉज वी डोंट नो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, हाँ या ना, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर बाकी इनकम्स लिखते हैं। डेबिट साइड का तो मैं आपको समझा ही चुका। नीचे बैलेंसिंग फिगर मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट माने नेट प्रॉफिट है, तो स्टेटमेंट लिखा जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, और नीचे एक एक पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, ब्रैकेट में उसका रेशियो लिखा जाएगा, इनर कॉलम में स्प्लिट किया हुआ अमाउंट लिखा जाएगा, हाँ या ना। टोटल वो लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में जाएगा, वो तो अपने एज बैलेंसिंग फिगर ढूंढा ही होगा, हाँ या ना। बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे एसेट्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमेशा याद रखिएगा टॉप पे पहले कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, अगर करंट अकाउंट है तो वो उसके इमीडिएट बाद आना चाहिए लाइबिलिटी साइड पे, और कोई रिजर्व्स है तो वो उसके बाद, और फिर बाकी लाइबिलिटीज। बाकी लाइबिलिटीज में भी प्रेफर्ड यही रहेगा, पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिख दीजिए, जैसे कोई बैंक लोन या कुछ हो गया, और उसके बाद क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जैसी लाइबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसी। राइट हैंड साइड पे भी असेट्स में दो नॉट नेसेसरी, बट अगर आप पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं और फिर करंट एसेट्स लिखते हैं तो थोड़ा प्रेफर्ड प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है? शुड वी प्रोसीड नाउ? एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। पहला एडजस्टमेंट गाइस, ये किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगे ना सर ये नहीं ये कर रहा हो तो मुझे बताना, ये एग्जाम डे पे बच्चों के लिए टाइम बहुत मैटर करता है। मेरे हिसाब से आई हैव कम विद अ प्लान कि मैं ये चीजें कराऊंगा, आपको कुछ भी लगे एडिशनल चाहिए उसमें या नहीं सर इस पे इतना टाइम मत डालो तो मुझे बता देना, ठीक है। 3 पेपर्स भी देखेंगे कि एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स क्या क्या आ रही हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा हो चुका है बट पैसा देना बाकी है, तो खर्चे में ऐड करेंगे एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। खर्चा जहां पे भी हो, ट्रेडिंग में रहेगा तो ट्रेडिंग में जाके ऐड करेंगे, पीएनएल में रहेगा तो पीएनएल में जाके ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट कहां दे देंगे, लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, खर्चे से कम और बैलेंस शीट में असेट, हाँ या ना। इनकम अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या करेंगे, इनकम बढ़ा देंगे, तो इनकम अगर ट्रेडिंग में रहेगा तो ट्रेडिंग में, पीएनएल में रहेगा तो पीएनएल में जाके ऐड कर देंगे, बट मोस्टली इनकम पीएनएल में ही होगा। ट्रेडिंग में रहेगा तो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट आएगा, क्या आएगा, वो भी एक तरीके से अक्रूड इनकम जैसा ही हो गया। तो और फिर दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे, जैसे अक्रूड कमीशन या ऐसा कुछ आ सकता है इसमें। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा ले लिया है बट काम किया तो इनकम कम कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड परचेजेस रहा तो परचेजेस का खर्चा बढ़ा देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बढ़ा देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स रहा तो इनकम में ऐड कर देंगे और डेटर्स में ऐड कर देंगे, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक, तो रूल याद रखिएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, एक्चुअल रूल क्या है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, बट 12th स्टैंडर्ड में अपन को क्या दिया जाता है, मार्केट प्राइस ही दिया जाता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू वैसे भी होता क्या है, मार्केट प्राइस माइनस कोई भी और खर्चे जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं टू मेक द सेल। तो इसका दो इफेक्ट्स क्या आएगा, एक्सपेंस कम करना है तो ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट। किसी बच्चे को अगर, गाइस मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बट अगर किसी बच्चे को लगे सर इसके इफेक्ट्स का मुझे लॉजिक नहीं समझ रहा है तो पूछिएगा, हाँ भाई, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट। ओवरऑल इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या रहेगा इसका, 0, बस इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देते हैं, पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर रहेगा तो ट्रेडिंग में क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ड्रॉइंग्स जैसा हो गया कि नहीं हो गया, जैसा क्या ड्रॉइंग्स ही हो गया रादर, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 700। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड बोलना तो थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, बट ये वैसा है जिसके 3 इफेक्ट जाते हैं।
इफेक्ट दो ही है, डेबिट और क्रेडिट, बस एक इफेक्ट स्प्लिट होके जाता है। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी से 700 रुपया लेना है, वो बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी नाम से। 1000 रुपए में से 700 रुपया रिकवर हो रहा है तो 300 रुपया डूब गया, वो लॉस बाय फायर पीएनएल डेबिट। और 1000 रुपए के जो गुड्स गए वो ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ या ना? करेक्ट? कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछिएगा। डेप्रीसिएशन रहेगा तो पीएनएल में डेबिट और असेट में से माइनस। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है या कमीशन देना है तो आपका खर्चा है पीएनएल में डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जहां जहां कैपिटल अकाउंट लिखा है अगर वहां पे फिक्स कैपिटल मेथड रहा तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है तो पीएनएल में क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बहुत ही सिंपल है, वैसे ये आपके कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाती है तो आइडियली ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डू वी हैव टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट? फॉर 12th स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट नीडेड। आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा। क्लियर है लब्धि? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पीएनएल में क्रेडिट और लाइबिलिटीज में लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। अगर आप पीएनएल क्रेडिट साइड पे देखना चाहेंगे तो ओवरऑल कैसा बनेगा? बाय डिस्काउंट रिसीव जो कहां पे से आएगा? ट्रायल बैलेंस में से। एड न्यू आरएफडीसी लेस ओल्ड आरएफडीसी, आपको नेट इनकम का अमाउंट मिलेगा। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स माइनस न्यू आरएफडीसी और आपको नेट फिगर मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? अब आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाले पार्ट पे जिसमें आता है फर्दर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट बना के सॉल्व करने की आवश्यकता, सीए फाउंडेशन में इट इज प्रेफर्ड कि आप अकाउंट बना के सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए सिंपल है, जो भी बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस है वो पीएनएल में डेबिट में जाएगा, ऐड होगा फर्दर बैड डेट्स, ऐड होगा न्यू आरडीडी, लेस होगा ओल्ड आरडीडी। फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी मिलता है हमको एडजस्टमेंट्स में से, ओल्ड आरडीडी मिलता है ट्रायल बैलेंस में से। पीएनएल में डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, ऐड न्यू आरएफडीडी भी आएगा, लेस ओल्ड आरएफडीडी भी आएगा। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस न्यू आरडीडी एंड लेस न्यू आरएफडीडी। याद रखने वाली बात यह है कि फर्दर बैड डेट्स डिडक्ट करके जो अमाउंट बचता है न्यू आरडीडी उस पे कंप्यूट होता है और उसके बाद न्यू आरडीडी कंप्यूट होने के बाद जो बैलेंस बचता है आरएफडीडी उस पे कंप्यूट होता है। एग्जाम में याद रखिएगा अगर कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स या ऐसे कोई एडजस्टमेंट्स है, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर्ड जैसे, तो पहले वो कीजिएगा फिर ये 3 कीजिएगा, क्योंकि डेटर्स का फिगर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। याद रहेगी ये बात? नेक्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया है 10,300, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया। बैड डेट्स दिया है 200, पीएनएल में डेबिट साइड पे लिख दिया 200। डिस्काउंट अलाउड दिया है 100, पीएनएल में डेबिट साइड पे लिख दिया। आरडीडी दिया, ये ओल्ड आरडीडी हो गया, पीएनएल में डेबिट साइड पे नेगेटिव लिख दिया। आरएफडीडी भी ओल्ड आरएफडीडी हो गया, पीएनएल में डेबिट साइड पे नेगेटिव। आर यू गाइस फॉलोइंग मी सो फार? एडजस्टमेंट इस सम में क्या कहता है? क्या है एडजस्टमेंट? हाँ, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 300, आरडीडी ऑफ 10% एंड आरएफडीडी ऑफ 5%। तो 300 का फर्दर बैड डेट्स है तो हमारा 300 रुपया डूब जाएगा। 10,300 के डेटर्स में से 300 माइनस करेंगे, बचेगा 10,000। ये 300 रुपया खर्चे में भी ऐड करना पड़ेगा तो बैड डेट्स में जाके ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट्स। फिर आरडीडी कितना बनाना है? 10%। 10,300 में से 300 जा चुका है, 10,000 बचा है, उसका 10% 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1000 माइनस किया, कितना बचा? और ये 1000 रुपया जो हमारा खर्चा है इसको जाके हमने खर्चे में ऐड कर दिया। करेक्ट और नॉट? तो 200 प्लस 300, 500 प्लस 1000, 1500 माइनस 400 का ओल्ड आरडीडी, तो ये 1100 बचा कि नहीं बचा गाइस? फिर उसके बाद आरएफडीडी 5% है, 9000 का 5%। डू वी अग्री? 450 ये बचा 8550, ये 450 को खर्चे में जाके ऐड कर दिया डिस्काउंट वाले में। 100 प्लस 450, 550 माइनस ओल्ड आरएफडीडी 150, नेट में हो गया 400। प्लीज बताइए क्लियर है?
ये सैमसंग नाम से कौन ज्वाइन हुआ है, प्लीज नाम बताएंगे क्या? और प्लीज ये भी कंफर्म कीजिए कि आपका डाउट क्लियर हो गया है क्या? तो देंगे ही ना आरडीडी। सेम, ये तेरा ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स आ गया, ये तेरा ट्रायल बैलेंस का आरडीडी आ गया, और ये तेरा ट्रायल बैलेंस का आरएफडीडी आ गया। जो जो चीज के ब्रैकेट में लिखा है टीवी, ये तेरा डिस्काउंट आ गया। ये चार चीज तेरे को कहां से मिलेगी? अगर ट्रायल बैलेंस में ये चार चीज नहीं दी हुई है तो इनको इनकी जगह पे क्या लिख देना? शून्य, यस, जीरो डैश। समझा? जो भी फर्दर, जो भी बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में दिया है वो कौन सा बैड डेट्स है? फर्दर बैड डेट्स। जो भी आरडीडी एडजस्टमेंट्स में दिया है वो कौन सा आरडीडी है? न्यू आरडीडी। जो भी आरएफडीडी एडजस्टमेंट्स में दिया है वो न्यू आरएफडीडी है। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई भी सम में कुछ चेंज होने वाला, समझा? ठीक है, एक आध सम करके बता मेरे को, अभी तो 4 दिन है अपने पास। कल मैंने एनपीओ रखा है क्या? एडमिशन टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में चलेगा। एक और चीज है गाइस, समझो बैड डेट्स 200 है, फर्दर बैड डेट्स 300, आरडीडी 1000, लेस ओल्ड आरडीडी 1800 होता समझो, तो 1500 माइनस 1800 तो नेगेटिव 300 हो गया। तो पीएनएल में क्या लिखने का? डेबिट साइड पे 0, फिर पीएनएल में क्रेडिट साइड पे जाके लिखने का बाय एक्सेस आरडीडी रिटर्न बैक 300, है ना? चलूं आगे। अभी बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर्ड रहा तो डेटर्स में ऐड कर देने का, बिल्स रिसीवेबल से माइनस, ये तो अपन बिल ऑफ एक्सचेंज में करेंगे। बिल्स पेबल डिसऑर्डर्ड रहा तो क्रेडिटर्स में ऐड, बिल्स पेबल में से माइनस। ये वाला एडजस्टमेंट या ये वाला एडजस्टमेंट रहेगा ना तो आरएफडीडी, आरडीडी, आरएफडीसी से पहले इनको सॉल्व करना है या ना, चाहे क्वेश्चन के ऑर्डर में ये नीचे ही क्यों ना दिए हो। कैपिटल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी असेट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है? समझो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो वेजेस में से लेस कर देंगे, मशीनरी में ऐड कर देंगे, असेट बढ़ जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, करेक्ट? एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो खर्चे को असेट रिकॉर्ड कर लिया। रिपेयर्स मेड टू बिल्डिंग रॉन्गली एडेड टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में से लेस कर देने का और रिपेयर्स के खर्चे में ऐड कर देने का, है या ना? प्रीपेड एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए रहा, समझो एडवर्टीजमेंट दिया है 5 इयर्स के लिए 10,000 और लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम, तो इस साल में सिर्फ कितने महीने हुए? 6 महीने, तो 4.5 साल का प्रीपेड हो गया। तो वर्किंग कैसे करेंगे? 10,000 60 मंथ्स के लिए, 60 मंथ्स कैसे? 5 साल ना, 5 into 12 कितना मंथ्स होता है? 60 मंथ्स, तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 1000, तो 9000 प्रीपेड हो गया। ये 9000 बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख देने का, हाँ या ना? सेल ऑफ एसेट ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, तो मशीनरी सोल्ड ऑफ 2000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स, तो सेल्स में से माइनस कर देंगे और मशीनरी में से भी माइनस कर देंगे। बच्चों को जनरली क्या हो जाता है, यहां माइनस यहां प्लस, 100 ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है रे। तुम लोग लॉजिकली सोचो ना, डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट्स क्या हैं? सेल्स एक क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है, उसको कम करने के लिए डेबिट, और एसेट एक डेबिट बैलेंस वाली आइटम है, उसको कम करने के लिए क्रेडिट, तो हो गए ना सेल्स टू मशीनरी वाले इफेक्ट। दोनों में से लेस बोल रहा था ना तू, एक में ऐड का इशारा था 13 या 13, प्लीज ध्यान दीजिएगा इसमें। सेल ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज सेल ऑफ असेट, तो असेट में ऐड कर देंगे क्योंकि गलती से एक रिकॉर्ड कर दिया, और सेल्स में भी ऐड कर देंगे। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि बच्चे कई बार सोच के नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हिडन एडजस्टमेंट्स, ठीक है? हिडन एडजस्टमेंट्स में यहां पे क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, सैलरीज या रेंट ब्रैकेट में लिख के 10 मंथ्स दिया है 5000। इसका क्या मतलब है? 10 महीने का हमने पे कर दिया है, 2 महीने का पे होना, तो आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 5000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 1000 रुपया आ गया। वो 1000 रुपया सैलरीज में ऐड कर देंगे, पीएनएल में या रेंट में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, करेक्ट और नॉट? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 में इंश्योरेंस लिख के दिया है 3000, लिखा है 1 बिल ऑफ 2000 इज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। तो ये 3000 में 2 एलिमेंट है, एक 2000 वाला जो 30 जून को खत्म हो रहा है, और एक 1000 जो तो ये साल का ही है, हाँ या ना? वो 1000 को तो इग्नोर कर दो,
2030 जून को खत्म हो रहा है। साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का, जिसमें से 3 महीना अप्रैल में जून अगले साल में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 500 रुपया प्रीपेड हो गया कि नहीं हो गया? तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस बैलेंस शीट असेट। इंश्योरेंस को आप पीएनएल डेबिट में लिखेंगे पूरा 3000, फिर उसमें से लिखेंगे लेस माइनस 500 जो अपना प्रीपेड है, और आउटर कॉलम में चले जाएगा 2500। यहाँ पे 2000 देख के बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पीएनएल में फिर 2000 में से 500 कर देते हैं। नहीं, ओवरऑल खर्चा कितने का है? 3000। उसमें से सिर्फ एक बिल में गड़बड़ है, समझे? आपको प्रेजेंटेशन 3000 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ये रेंट रिसीव 10 मंथ्स दिया ट्रायल बैलेंस में, तो सेम वर्किंग बट इनकम में ऐड हो जाएगा और असेट में चले जाएगा, हाँ या ना? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च में 10% बैंक लोन लिखा है और लिखा है टेकन ऑन 1 जन 2020, तो 3 महीना हो गया कि नहीं हो गया? 25,000 का लोन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 25,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना मिलेगा? 625। इसमें से एक चीज लेस करनी होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड, है या ना? उसके लिए यहाँ पे लिखा नहीं है, बट गाइज आपको टीबी गो थ्रू करना पड़ेगा और टीबी में देखना पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा ऑलरेडी लिखा है या अगर कुछ ऑलरेडी लिखा है, समझो 400 रुपया, तो वो 400 इसमें से माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग सिर्फ कितना बचेगा? 225। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कुछ आउट पेड नहीं दिया है तो पूरा 625 क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। इन एनी वे पीएनएल में डेबिट साइड पे 625 ही आएगा, या तो पूरा एक लाइन आइटम या 400 प्लस 225 करके आएगा, और जितना एलिमेंट आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, लोन के इमीडिएट नीचे या लोन में ऐड करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा। ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। 1 अक्टूबर को लिया था, 6 महीना, अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 के इन्वेस्टमेंट पे 12% फॉर 6 मंथ्स, 2400 लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है या नहीं, और उससे हमें अक्रूड मिलेगा, पीएनएल में क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट में ऐड, बैलेंस शीट में एसेट में। प्लीज बताइए। इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में कितना है? इसमें से एक बिल है 2000 का जो 30 जून को खत्म हो रहा है, तो 1000 रुपया तो यही साल से रिलेटेड है। 2000 30 जून को खत्म हो रहा है, तो कितने महीने का प्रीपेड हो गया उसमें? 3 महीने का। 2000 का 3 महीने कितना रहेगा? 500। तो 3000 टोटल में से 500 प्रीपेड है बस। 1000 तो यही साल का है और 2000 में से 500 प्रीपेड। समझी? क्लियर? कोई डाउट्स? पक्का? एक बार टेक्स्ट बुक थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स पर्सपेक्टिव से भी हो जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर का है गाइस? सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये समझ रहा है ना लॉजिक? किसी एक पार्टनर को भी तो अपन एजेंट और वो प्रिंसिपल वाला, एवरी पार्टनर इज वैसा। तो प्रोफेसर हैंडी ने भी कुछ दिया है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है? अग्रीमेंट रहेगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, हाँ या ना? और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं? 50 आई बिलीव। ये हाँ हाँ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, बट ये कितना है अभी? ये शायद नंबर बढ़ा दिया है ना कि नहीं? हाँ नहीं तो ठीक है, 50 है, ठीक है। तुम ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जाओ। लॉफुल बिजनेस, इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। ठीक है, मतलब लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिलके चलो ड्रग्स बेचेंगे। शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट्स और लॉसेस का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है यहाँ पे। अगर बिज फर्म का असेट सफिशिएंट नहीं रहा तो इंडिविजुअल लाइबिलिटी, इंडिविजुअल असेट्स को भी हम टेक ओवर कर सकती है गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है। जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट रहता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर 2 कैपेसिटी में काम करता है, एक तो बिजनेस का ओनर भी है और एजेंट, ही एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स इन फ्रंट ऑफ द आउटसाइडर्स। डिसोल्यूशन अग्रीमेंट के थ्रू होता है। फर्म को क्लोज करना है तो 14 डेज नोटिस देके क्लोज कर सकते हैं। फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है वो लिखा है। डीड रहने का बेनिफिट ये है यार, कल को लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट जाना पड़ा तो अपने पास कुछ बेस रहता है।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी यहां पे क्या बोला है, हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहा तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? इक्वली, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा क्या? अच्छा, पहले तो अगर डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का लगेगा, बट पॉइंट ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता, राइट? अरे जाग रहे हो कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर है और कुछ नहीं भी बोला है तो भी 6% पर एनम पे तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर साइलेंट है तो देने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी या कमीशन भी पार्टनर्स को अगर डीड साइलेंट है तो देने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ डीड में नहीं बोला है तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओनली विद द ये ओनली एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट। अच्छा, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। समझा सबको? फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड वाला तो हम कर ही चुके हैं ये लॉजिक। ये जर्नल एंट्रीज भी सबको समझती है? पहले खर्चा बढ़ाया, और लाइबिलिटी बढ़ाया और फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये सब तो हमने किया है। मतलब ये आने के चांसेस कम है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता। ये एंट्रीज लिखने को तो मैंने हार्डली देखा है, आई डोंट थिंक आया भी होगा बोर्ड्स में कभी। क्या हुआ भाई? एक सेकेंड ना, एक चीज देखें। एक मिनट दीजिए इसको चार्जिंग में। चलो गाइस, वील कंटिन्यू। शांत हो जाइए, जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए सेठ लोग जो अभी आए हैं। यार मैंने मोरलेस तो यहाँ पे सब कवर कर लिया है। यार चलो ये वाला एक चीज देख लेते हैं। If salaries and wages are given as separate item, wages are shown on the debit side of trading account and salaries are shown on the debit side of P&L account. बट अगर आइटम वेजेस एंड सैलरीज है तो वो ट्रेडिंग में दिया जाएगा और सैलरीज एंड वेजेस है तो पीएनएल में। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। उसका लॉजिक ये होता है कि अगर वेजेस एंड सैलरीज बोला है तो वी अज्यूम के मेजर एलिमेंट इज ऑफ वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस बोला है तो वी अज्यूम मेजर एलिमेंट इज ऑफ सैलरीज। हाँ या ना? तो अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, तो उसको कहां दिखाना है? पीएनएल में। ये भी सिखाया हुआ है आपको। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ सन्ड्री, ऑफिस या जनरल या मिसलेनियस है तो ट्रेड को ट्रेडिंग में और दूसरी आइटम को कहां दिखाना है? पीएनएल में। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी अपन कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट, मैनेजर या पार्टनर को अगर नेट प्रॉफिट बेस्ड कमीशन होगा तो वो चीज भी चलो एक अच्छा है, ये आया तो अपन रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करने का ना गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब लोग ध्यान दीजिए। लास्ट बेंच पर प्लीज गेट बंद कर देंगे क्या? सॉरी, कौन आया ये लास्ट में? पता नहीं, गेट नहीं बंद करके आया। चल बस चले गाइस। ये देखिए, ये हमारा समझो पी, थैंक यू, ये हमारा पीएनएल अकाउंट है। यहाँ पे समझो 500 रुपया है, यहाँ पे 200 है और 100 है, करेक्ट? या 100 नहीं लिखता हूँ, रुको, 80 लिखता हूँ। ठीक है, अभी सम दो एडजस्टमेंट्स देता है। एक, मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सिनारियो 1 बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये वैसे अपन सीए फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे से कह चुके हैं। या चार्जिंग कमीशन, याद है? तो सिंपल है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो, क्या हो?
तो लाइफ बहुत सिंपल है। 500 माइनस 200 माइनस 80 कितना बचा? 220। 220 का 10% सिनारियो 1 में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 रुपया। और मेरा नेट प्रॉफिट इस केस में कितना बच जाएगा? 198। प्लीज बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? दिस इज सिनारियो नंबर, व्हाट विल हैपन इन सिनारियो नंबर 2? आई विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, करेक्ट? 500 माइनस 280 कितना आएगा? 220 लेस will give us net profit after commission, correct? Do we know the commission and the net profit after commission? No. We will assume this to be 100. इसका 10% है कि नहीं है? बोला है net profit after charging commission, तो इसको 100 लिया तो ये 10, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिला? 20। तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा और बैलेंसिंग फिगर से कितना मिल जाएगा? 200। प्लीज बताइए, सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ है ना? तो एक इफेक्ट यहां आ जाएगा खर्चे में रिकॉर्ड और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, करेक्ट? ड्राइंग्स कुछ नहीं दिया है तो 6 महीना। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो उनके एक इफेक्ट देने होते हैं। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी बच्चे क्या होता है ना, ऐसे घाई में रहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी। अरे नहीं भाई, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास, तो आपको सिर्फ कितना इफेक्ट देना है? एक इफेक्ट। दो इफेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंस है तो सीधा सिर्फ कहां पे जाएगा? असेट में। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो लायबिलिटी में। डेप्रिसिएशन है तो सिर्फ कहां जाएगा? पीएनएल में, डेबिट। असेट में से माइनस करने की आवश्यकता। इसका ये मतलब है अगर पीएनएल ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया है तो उसने असेट में से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी पीएनएल में जाएगा। गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर भी सिर्फ किस में जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पे। इसका ये मतलब है हम परचेजेस में से ऑलरेडी है जस्ट गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर का ड्यूरिंग द ईयर में हम एडजस्टमेंट वैसे भी क्या करते थे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ना। तो इसका ये मतलब है ये ड्रॉइंग्स का वाला पार्ट है। रिजर्व फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड या जनरल रिजर्व। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लायबिलिटी होता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स भी डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, मतलब ये एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है। हाँ या ना? परचेजेस का क्रेडिट ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज के साथ हो गया है। सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड पे है तो असेट साइड पे, क्रेडिट साइड पे है तो लायबिलिटी साइड पे। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स कहां जाएगा? असेट साइड पे। कोई डाउट इसमें? सम सॉल्व करने के कुछ तरीके भी दिए हैं, वो आई डोंट थिंक आपको पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। डन? प्लीज बताइए, आपको लगता है कि फाइनल अकाउंट्स में सर कुछ और रिविजिट करना है? मैं अभी सम्स में जो करना है वो करना है, उसके अलावा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से डू यू थिंक यू नीड एनी अदर हेल्प? हाँ, मेरा टारगेट है आज अपन मतलब 10 बजे तक का रखा है, बट 9:40-45 तक वील ट्राई टू फिनिश दिस। अपन ने ऑलरेडी 45 मिनट्स इनटू द लेक्चर वी हैव डन द एंटायर थियरी रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी हम क्या करते हैं, 2-3 पेपर्स के सम्स गो थ्रू करते हैं कि कुछ यूनिक एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे पूरे, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। किसी के पास सोल्यूशंस पड़े हैं क्या पास 3-4 पेपर्स के पीडीएफ फॉर्म में? ऑनलाइन पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो फिर ऐसा होएगा कि वो वेब पेज पे लिखा रहेगा। मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको एक चीज़। हाँ, एक सेकेंड दीजिए गाइस, मैं एक चीज़ इसमें ऑफलाइन डिस्कस करना चाहूँगा। यस, नहीं, हीट एंड लाइटिंग ट्रेडिंग डेबिट। चलिए गाइस, अभी मेन ऑब्जेक्टिव ये है सम्स गो थ्रू करना और देखना कि कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है क्या जो हमें नहीं समझ रहा हो, या एक दो जगह पे जैसे बैड डेट्स आरडीडी वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई लोगों को उसमें डाउट रहता है तो, है ना। जैसे ये पहला ही सम देखेंगे तो इसमें बैड डेट्स आरडीडी का सब अच्छे से कवर्ड है, तो मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। पूरा सम वापस से बोल रहा हूँ रेलेवेंट नहीं है फॉर अस टू सॉल्व, वी विल जस्ट फोकस ऑन सम यूनिक एडजस्टमेंट्स, यूनिक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। तो डेटस कितना दिया है इस ट्रायल बैलेंस में?
बैड डेट्स कितना दिया है, आरडीडी कितना दिया है, ठीक है, ये तीन चीज मुझे टीबी वाली मिली। एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स कितना दिया है और आरडीडी कितना बोला है 5%। एक और चीज है, ये करने से पहले मुझे ये याद करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 6 भी डेटर्स अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस एडजस्टमेंट से मुझे पहले 3 और 6 देखने पड़ेंगे। इवन तो 6 ऑर्डर में 5 के बाद आ रहा है, बट ऐसा चलेगा क्या, नहीं, तो हमें पहले वो करने पड़ेंगे। जैसे बी आर इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000, तो बी आर में से माइनस डेटर्स में 6000 के गुड्स बेचे हैं बट एंट्री नहीं करी है, तो डेटर्स में प्लस और सेल्स में प्लस। अग्री करते हैं क्या नहीं करते हैं? तो ये दो चीज में डेटर्स चेंज हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ है ना। ट्रायल बैलेंस में कितने का था 132,500। लेट मी शो यू नाउ, यहां पे लिखा 132,500, एड बी आर डिसऑनर्ड 3000 135,500, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 141,500। अभी तक बैड डेट्स का चालू भी नहीं किया, ये दो आ गए, देखा कि नहीं देखा? अब चलते हैं आगे। टीबी में बैड डेट्स कितना था गाइस 1000, तो गया पीएनएल में डेबिट साइड पे क्या लिखा 1000। हाँ, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी कितना था, ये भी गया, और लेस ओल्ड आरडीडी करके कितना लिख दिया 1800। डू यू गाइस अग्री? इसने बीच में एक सब टोटल लिया है, मैं रहता तो ये नहीं लेता मैक्स, है ना, समझ लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है, फर्दर बैड डेट्स कितना है 1800 है, तो खर्चे में 1800 ऐड कर दिया, और अब जाके डेटर्स में क्या कर दिया, कितना बचा 139,700। आरडीडी कितना परसेंट बोला है 139,700 का 5% 6985, नेट आ गया 132,715। ये 6985 का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे प्लस कर दिया, इधर का नेट खर्चा आ गया 7985। प्लीज बताइए सरवाना, समझ लो। यहाँ पे ऐसा एक लाइन बनाइएगा तो एरो बनाइएगा जहां से अमाउंट कहा जाता है आउटर कॉलम में, वो तो लिखने का प्रेजेंटेशन हमने ध्यान से समझाई है। बताइए, क्लियर? एनी डाउट्स? इस सम में और एक चीज इंपॉर्टेंट जो देखने लायक है, इस पक्का बताइए सबको अच्छे से समझा है? ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म करेंगे क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो बच्चों ने 3 4 5, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। अरे सैमसंग वाले ने अभी तक नाम नहीं बताया, कौन है भाई, कौन है? वरना मैं निकाल दूंगा भाई, अभी ऐसा अलाउड नहीं है, तुमको पता है। सैमसंग SM, अच्छा सॉरी, तू पहले भी बता चुका शुभम, यार मैं बेचारे को दूसरी बार परेशान करूँ, सॉरी सॉरी यार, पोपट हो गया मेरा इसमें। चलो, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, देख रहे कि नहीं देख रहे? 4,500 हिडन एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया? 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखा 2 एडवर्टीजमेंट 4,500। 9 महीने का 4,500 तो डिवाइड किया, 1 महीने का 500 आया, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग था 1500 ऐड कर दिया, टोटल आ गया 6,000। हाँ है ना, ये 1500 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। क्लियर? यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ, ये सीधा कहा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। जनरल रिजर्व कहा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल के बाद, है ना। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर रहता तो जनरल रिजर्व को क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट। कंफ्यूज मत हो ना, फाइनल अकाउंट्स में ये करते नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000, देख रहे हैं 10% हिडन एडजस्टमेंट हो गया। कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है क्या क्रेडिट साइड पे, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो देखो उसके इफेक्ट्स क्या क्या जाएंगे। पहले तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने 20,000 का इन्वेस्टमेंट लिखा, कुछ बोला नहीं है तो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट अक्रू कर दिया 2,000 और 22,000 लिख दिया, ये 2,000 पीएनएल में क्रेडिट साइड पे। मैं रिकमेंड करूंगा इस चीज के लिए एक नोट लिखना चाहिए, इट इज अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट वाज
either carried forward from previous year or purchased at the start of the year and hence interest has been accrued for the entire year. कोई डाउट इसमें? क्लियर है? जब भी ऐसा कुछ करेंगे ना उसके रिगार्डिंग नोट लिख दीजिएगा. एडवर्टीजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट. ध्रुवेन ध्यान से देखिए यार, सब लोग वीडियो चालू करो वरना वीडियो नहीं चालू करेंगे तो निकाल दें. ऐसा करेगा आज नहीं कर पाएंगे. बढ़िया, सब लोग वीडियो चालू करो, मेरे को ऐसे समझ नहीं रहा है प्लीज. अभी तो बोर्ड एग्जाम्स आ गए, अभी तो सीरियसली बैठे होगे कि नहीं बैठे होगे. मैं ये वाला एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट रिपीट कर रहा हूं. 4,500 9 महीने के लिए है तो 4,500 डिवाइड बाय 9 मंथ्स 500 रुपया हो गया कि नहीं हो गया पर मंथ. 9 महीने का पे कर चुके हैं तो 3 महीने का पे करना बाकी है तो 1500 हो गया कि नहीं हो गया. तो आउटस्टैंडिंग इसमें एडवर्टीजमेंट में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में. क्लियर है? क्या हुआ? हाँ, चलिए नेक्स्ट वाले में देख रहा हूं गाइस, कुछ भी मेजर नहीं लगा मुझे. आई एम मूविंग अहेड. ओके, सेकेंड सम में मेरे को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं नजर आया. आप लोग भी टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर सकते हैं. आप लोग को कुछ भी ऐसा लगे कि सर वर्थवाइल है तो मुझे बताइए. ये देखो थर्ड वाले सम में क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट 2 इयर्स के लिए. और ये देखो ये वो रूचा और जूली वाले सम में देखो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन, बेवकूफ की तरह कोई नंबर नहीं दिख रहा. 1:1 बेवकूफ. 2:1 है कि नहीं है? किया है कभी ऐसा? पक्का सोच ले. तूने किया है क्या? ये है सच्चाई. जनरल रिजर्व कुछ नहीं, सीधा ट्रायल बैलेंस में दिया है. हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल के बाद लिख देते हैं. ठीक है मिस्टर सैमसंग, सॉरी मिस्टर शुभम. चलिए चलें आगे. यहां पे गाइस पहले तो मैंने कैपिटल रेशियो वाला डिस्कस किया. उसके बाद एडवर्टीजमेंट 2 इयर्स का दिया है. कुछ पीरियड बोला है क्या कब से स्टार्ट हो रहा है? तो अज्यूम करना ये साल में पूरे 12 महीने यूज हुआ है. या तो एडजस्टमेंट में कहीं से दिया है क्या कि कब से स्टार्ट हो रहा है? नहीं. तो 4,000 रुपया पीएनएल में लिखा, आधा प्रीपेड और आधा बैलेंस शीट में, मतलब जो प्रीपेड है वो असेट में लिख देंगे, आधा यहाँ पे खर्चे में रह जाएगा. बताओ समझ रहा है? और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस सम में? कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट. ट्रेड एक्सपेंसेस है यहां पे, साथ में जनरल एक्सपेंसेस भी है. तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में है ना. एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक 88 या 90, क्या लूंगा? उन्होंने गुड्स विड्रॉ किए, दोनों ट्रेडिंग में क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. अंडरलाइन करना, रूचा और जूली इनर कॉलम में 3 और 2, आउटर कॉलम में 5. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 2, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर 3 और 2 उनके रेस्पेक्टिव कॉलम में. जहां पे भी कॉलम बन रहा है अमाउंट का, कसम खा लो वहां पे रुपी का सिंबल बनाओगे. खाओ कसम, मार्क्स कट जाएंगे वरना. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. हाँ ए भाई ऐसा मत. गाइस प्लीज मेक श्योर जहां जहां आपको एक अमाउंट का कॉलम है सब जगह रुपी का सिंबल आना ही है. अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है तो उसमें पार्टनर का नाम के बाजू में प्यारा सा रुपी का सिंबल आपको बनाना ही है. कल का दिन तो आई एम अज्यूमिंग किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी. इकोनॉमिक्स पढ़ लिया कल? अच्छा अकाउंट्स के बाद, अकाउंट सेकेंड लास्ट पेपर है क्या? फिर इकोनॉमिक्स लास्ट. शाम को है. अकाउंट्स तो यार 2-3 दिन में रख देते तो भी चलता. ठीक है कोई बात नहीं. उल्टा अपना देखो रिवीजन बहुत अच्छे से प्लान्ड है चैप्टर वाइज. आप लोग क्या करो, जिस दिन मैं जो रिवीजन करा रहा हूँ उस दिन जाके फर्स्ट हाफ में चाहिए तो अकाउंट्स पढ़ लो, या उल्टा अकाउंट शाम को कर लो. क्या थके हुए में भी अकाउंट्स हो जाएगा. अभी यहाँ से 10 बजे घर जाओगे, 10 सवा 10 बजे नाश्ता करो पहले तो, मतलब विदाउट डाउट करोगी. नाश्ता करो शांति से, फिर लेके बैठ जाओ इकोनॉमिक्स.
3-4 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ लो और फिर शाम को जब ऐसा हो जाए इकोनॉमिक्स से थक गए फिर अकाउंट्स बिना मैच चालू किए। कई बेशरम और ढीठ बच्चों का ऐसा कहना है, सर हम अकाउंट्स तो गाना सुनते सुनते कर लेते हैं, ये मैच देखते देखते भी अकाउंट्स हो सकता है। ये स्कैम मैंने भी अपनी बचपने में किया है पेरेंट्स के साथ, बट उस एग्जाम में फिर गाने ही बजते हैं दिमाग में। प्लीज मेक श्योर कीजिए आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप सोचो उधर आप बैठे और माइंड में आते फसलम आ रहा है जर्नल एंट्री के बदले। मेरे टाइम पे पॉपुलर था। उसके बाद पाकिस्तान वालों को बैन कर दिया था। मैं बढ़िया है। कल मैच में यार कल है ना वो मैंने इस पे ट्विटर पे किसी एक बंदे ने डाला था, यार टूर्नामेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ और हमारी वो सिचुएशन आ गई कि ये इससे जीत जाए वो उससे जीत जाए तो हम क्वालिफाई हो पाएंगे आगे। पाकिस्तान यार एंटरटेनमेंट गारंटीड है। चलो, goods of 6,000 were purchased on credit in credit sales of 6,000 but no entry was found in the books of accounts. Unrecorded purchases or unrecorded sales, purchases में भी add, sales में भी add, debtors और creditors में भी add हाँ है ना। बाकी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा है भाई। $8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया? तो यहां पे तो 8,000 आएगा, 2,000 का लॉस आ जाएगा पीएनएल में डेबिट, और जो 6,000 रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट में असेट। हाँ या ना यार। अब मैं ना 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1 जनवरी 15,000 पे 12% कितना होता है? 1,800 फॉर 3 मंथ्स कितना होता है? 450। कुछ आया है क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऊपर कहीं दिया है क्या? नहीं। तो पूरा 450 मेरा इनकम है, यहाँ पे लिख दिया और बैलेंस शीट में असेट में मैंने ऐड कर दिया उसको। राइट और रॉन्ग गाइस? देखो कैपिटल करंट इमीडिएटली लग के बनाते हैं हमेशा, है ना। नेक्स्ट, इस सम में पार्टनर की सैलरी और कमीशन भी थी क्या? राम को 6,000 की सैलरी है और कृष्णा को 3% कमीशन और नेट सेल्स है। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके। तो यहां पे देखिए हमने जो सेल्स, अच्छा इसमें सेल्स रिटर्न था ही नहीं, 2,08,000 का 3% हमने दे दिया उसको, तो उसका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा खर्चा है। हाँ या ना? करेक्ट। और पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, करंट में क्रेडिट हो जाएगा इस बार। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट गाइज, और कोई एडजस्टमेंट्स? मेरे को तो लग रहा है आई थिंक वी आर कवर्ड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। एक दो बोर्ड पेपर्स देखें। अनरिकॉर्डेड सेल्स भी रहा तो वो ऐड करो, रिटर्न्स माइनस करो, जो नेट सेल्स आउटर कॉलम में जा रहा है उस पे होएगा, ठीक है। ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर्स डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा और पार्टनर के कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा। क्यों आएगा? कहाँ बोला है गुड्स है? और है भी तो उसने क्या बोला है? ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर्स। तो ड्रॉइंग्स के बदले तूने डेटर्स में लिख दिया। तो बेसिकली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स टू कैश या ड्रॉइंग्स टू गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। तूने कर दिया डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, समझे? या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। गड़बड़ ड्रॉइंग्स की बदले हुई है, समझी? अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी सिखाना पड़ेगा यार। गाइज आई एम डन विद दिस टेक्स्ट बुक। जल्दी से एक आध पेपर देखते हैं। ये 2024 गाइज, ये पेपर तो बहुत ही इजी था। इसमें आपको पता है क्या कर दिया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं था। बोला ये क्या ये लोग से होएगा? ये एक्चुअली तुम्हारे बैच को समझ के निकम्मे और निठल्ले लोग हैं, तो इन्होंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे, हम ही बना के दे देते हैं। क्या हुआ? मैथ्स का पेपर कैसा गया? फुल आ जाएगा? वेरी गुड।
चलो इधर देखो, मामा एंड काका आर इन पार्टनरशिप, लॉसेज और शांत इक्वली है। ये एक सम मुझे बताना था। ट्रायल बैलेंस देखोगे तो चीजें दी हुई है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें से एडिशन हुआ है 1 जुलाई को, तो 1 लाख को स्प्लिट करना पड़ेगा। 60,000 पे फुल ईयर का डिप्रीसिएशन आएगा और 40,000 पे 9 मंथ्स का आएगा, जुलाई से लेकर मार्च तक। हाँ या ना? बैंक लोन पे इंटरेस्ट 6 महीने के लिए आएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हैं? तो 60,000 पे 10% कितना होता है? 6,000। 6 महीने के लिए होता है 3,000। 3,000 में से 2,000 हम भर चुके हैं तो 1,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा। राइट गाइस? ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और बचा हुआ सम सॉल्व कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक इफेक्ट देना रहेगा बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट करने की आवश्यकता, ट्रेडिंग के कोई आपको एडजस्टमेंट्स दिखते हैं जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा हम एक नोट लिख दें, इट इज अज्यूम्ड दैट सेम हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज टेकन करेक्टली, ऐसा लिख देने का है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डन हो गया मुझे जितना आज फाइनल अकाउंट्स के लिए कराना था। कोई डाउट? 20 से 25 मिनट। बट ये वो दिन ही नहीं है जब वो बात सोचनी चाहिए, साल के स्टार्ट में ये सोचने की बात थी। आज क्या उखाड़ लेगा? अभी 30 लग रहा है तो लग रहा है, कोई बात नहीं। देख मेरा 12वीं का पेपर 2.25 घंटे में हो गया था, मतलब बहुत इजी पेपर होता है, मतलब दिस इज सो इजी है। प्लीज याद रखना जहां जहां जर्नल बनानी है वहां पे टोटल जरूर लेना, वो बेवकूफ़ी मत करना। और एक चीज, बेवकूफ़ी की तरह कैल्सी मत लेके जाना, अलाउड नहीं है। बहुत मारेंगे, लाफे मारेंगे उधर, घर बोलेंगे, पहचानेंगे नहीं घर वाले तुमको घर जाने का, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट मारेंगे। चलो फिर आगे गाइस, ये एक 2023 या 22 का पेपर है, यहाँ पे वर्षा और हर्षा है और कैपिटल रेशियो है, ठीक है? तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करंट अकाउंट है क्रेडिट साइड पे तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। स्टॉक दिया है, डिप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फ्री के मार्क्स है। इज दिस द लेवल ऑफ सम दैट यू एक्सपेक्ट के बोर्ड एग्जाम में? यस। सिंगल हैंडेडली देश का लिटरेसी रेट बढ़ाना की जिम्मेदारी महाराष्ट्र बोर्ड और मुंबई यूनिवर्सिटी ने ली है। चलो वैसे लिटरेसी में तो आई गेस सिर्फ नाम लिख पाते और साइन कर पाते तो लिटरेट काउंट होता है ना, कुछ ऐसा है, पता नहीं। तुम लोग तो यार फिर भी मेरे को डाउट आता है। चलो आशा निशा इक्वल रेशियो है यार, सॉरी मैं कई बार ज्यादा बोल देता हूँ पर तुम डिजर्व करते हो। चलो इक्वल रेशियो है, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे, अगर मेरे को सीए फाउंडेशन के लिए एक भी दिन के प्रिपरेशन में ये लगा कि भैया तुम टाइम पास कर रहे हो, मैं उस बच्चे पे से ध्यान देना बंद कर दूंगा। मैं सिंपल बताता हूँ, 2 महीने का टाइम रहेगा हार्डली। फिर अगर उसमें कोई बोलता है 2 से 2.5 महीने का टाइम है, कोई बोलता है अभी मैं 1 महीना मजे करूंगा फिर मैं आपको आके परेशान करूंगा, तो आगे का मैं सॉरी रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो नहीं, फिर उस टाइम पे उन बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने वो 1 महीना मेहनत करके किसी स्टेज तक पहुंचे हैं। उसमें भी पहली प्रायोरिटी उन बच्चों को दी जाएगी टाइम के लिए जो पूरे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर तो कोई नहीं कर रहा, इतना तो कोई मान नहीं है। बट हाँ प्लीज मेक श्योर कि आप वो फर्स्ट डे से पढ़ें। 1 हफ्ता गांव जाना है, मैं 12वीं को बोर्ड एग्जाम ये घूम के आऊँगा, चांटा खाओगे एक। मतलब 12वीं के बोर्ड एग्जाम तो मैं वेकेशन मानता हूँ, तुम देख ही रहे होगे कितनी छुट्टियां हैं, इतने में तो पूरा अकाउंट्स पढ़ के फ्रेश हो सकता है। चलिए ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट 2 इयर्स का, ये तो आप जानते ही हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेशन है क्या? कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट, एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक है, 80 अभी किया ना सम यार, डन। 3 बोर्ड पेपर्स के सम देख लिए। उसके देखने पहले रिवीजन इसलिए कराया कि बोर्ड पेपर्स के सम्स दिखा देते हैं तो बच्चे बोलते हैं रिवीजन की जरूरत नहीं है। यही आने वाला है तो इसमें क्या ही रिवाइज करें।
बट क्या होता है किसी एक बोर्ड पेपर में ऐसा कुछ आ जाता है जो यूनिक रहता है, तो अपन हर बार सब करके जाते हैं सेफ्टी के लिए। प्लीज टेल मी गाइज एनी डाउट्स इन फाइनल अकाउंट्स? पक्का? We will start bills of exchange post that. Online, we guys done? We'll just take a washroom break for everyone 7-8 minutes and then we'll start with bills of exchange. Thank you. चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे पीडीएफ में लेके आया हूँ। जर्नल एंट्री लिखने का टाइम एंड एफर्ट डालने के लिए आज है नहीं अपने पास, है ना? क्या आप लोग के पास तो लिखे हुई है, मैं लिख के दिखाता तो टाइम जाता, तो मैं ये रिटर्न ही लाया हूं सारी एंट्रीज के, पढ़ पढ़ के समझाना है। तो सबसे पहले ड्रॉर, पहले तो चलो किससे पूछूं, यहां पे खड़े हो जा। हाउ मेनी पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? सब चुप रहेंगे। देयर आर हाउ मेनी पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? द आंसर इज, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ड्रॉर, ड्रॉई एंड, ठीक है। पेई वो बंदा होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलने वाला है, हाँ या ना? जनरली ड्रॉर ही क्या होता है, क्योंकि जनरली हम बिल कैसे बनाते हैं, पे टू मी और माय ऑर्डर। बट अगर पे टू मिस्टर अशोक और हिज ऑर्डर लिखा तो अशोक पे ही हो गया, समझा सबको? एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को 10,000 के गुड्स बेचे, ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा और उसने एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। जिस दिन ये एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज पैदा होता है उस दिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पैदा होता है। ड्राफ्ट की कोई वैल्यू है क्या? कैसे एग्जाम्पल दिया था, ड्राफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट पे आप साइन करो, लड़की साइन नहीं करे, कुछ वैल्यू है क्या? हाँ या ना? तो जब तक दोनों पार्टीज अग्री नहीं करती है उसकी कोई वैल्यू। जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर कहते हैं, ही इज ऑल्सो जनरली द सेलर ऑफ गुड्स। और जिस पे बिल ड्रॉ किया जाता है, जो इवेंचुअली पैसे पे करने वाला है, उसको ड्रॉई कहते हैं। और जिसको पैसे मिलने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेई। बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या है? ये बेसिक जर्नल एंट्रीज वो है जो हर सम में होंगी ही, और फिर सिनारियो बेस्ड इसके आगे से कंटिन्यू होगा। अच्छा, अभी कभी कभार सेल्स की जर्नल एंट्री सम में दी हुई होती नहीं है, क्योंकि सीधा बोल देते हैं X हैज टू रिसीव 20,000 फ्रॉम Y, और वहां से सम स्टार्ट करते, तो वो सेल की एंट्री स्किप हो जाती है, सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने से एंट्री स्टार्ट होती है। दैट ऑल्सो हैपेंस समटाइम्स, राइट गाइस? फॉर सेल ऑफ गुड्स X ड्रॉअर है, X क्या बोलेगा, Y नाम का असेट बढ़ जाएगा, सेल्स नाम की इनकम बढ़ जाएगी। Y क्या बोलेगा, परचेजेस नाम का खर्चा बढ़ जाएगा, और X नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा तो नो एंट्री। साइंड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेगा तो बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ गया, Y नाम का असेट कम हो गया, इधर X नाम की लायबिलिटी कम हो गई, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ या ना? इजी और टफ? पहला सिनारियो, ड्रॉअर होल्ड्स द बिल टिल, अगर बिल ऑनर हुआ, मैच्योरिटी डेट पे पैसा मिल गया, तो कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट। ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से सोचे तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश बैंक का असेट कम हो जाएगा। हाँ या ना? अगर ड्रॉई ने बिल्स रिसीवेबल को डिसऑनर किया तो हम किसके पास जाएंगे, नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे और बिल की नोटिंग कराएंगे, नोटिंग चार्जेस भरेंगे हम, बट रिकवर किससे करेंगे इवेंचुअली, तो हमारा खर्चा होता। तो बिल डिसऑनर हुआ तो हम बोलेंगे वाई नाम का असेट फिर से बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हो गया, और जो नोटिंग चार्जेस पे करे उसके लिए कैश बैंक का असेट कम हो गया। मिला के 10,200 अब किससे लेना है, वाई से। बिल्स पेबल के लिए जो ड्रॉई है वो क्या बोलेगा, बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म, नोटिंग चार्जेस का खर्चा हो गया और एक्स को देना है 10,200। हाँ या ना? क्लियर गाइस? ये वाली एंट्री याद रखना, आगे बहुत सारे सिनारियोज में यही एंट्री है। दिस वाज सिनारियो 1। सिनारियो 2, ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक। तो मैच्योरिटी डेट से पहले उसने बिल डिस्काउंट करा लिया तो उसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक में ही पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा टू बिल्स रिसीवेबल।
ड्रॉई क्या बोलेगा, आई डोंट केयर ब्रो टिल द मैच्योरिटी डेट, डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। मैच्योरिटी डेट पे अगर बिल क्या होता है तो हमें कोई एंट्री पास करनी, क्योंकि बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, पैसे ले लेगा, हम अपने घर पे सोते रहेंगे आराम से, राइट और रॉन्ग। ड्रॉई क्या बोलेगा, बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम हो गई और कैश बैंक का असेट कम हो गया, हाँ या ना, स्टैंडर्ड एंट्री। डिसऑनर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, अब वाई से पैसा बैंक को पैसा, रादर बैंक हमारे अकाउंट से निकाल लेगा, वाई नाम का असेट बढ़ जाएगा, बैंक नाम का असेट, दिस विल बी विद द बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। 10,200 आया कि नहीं आया, और यहां पे तो वही एंट्री, बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म हो गई, नोटिंग चार्जेस का खर्चा बढ़ गया, टू ड्रॉअर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। यहां पे टू बैंक क्यों हुआ, क्योंकि मेच्योरिटी डेट पे बिल बैंक के पास था तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने भरे, बैंक ने हमसे रिकवर करे, हम किससे रिकवर करेंगे, ड्रॉई से। नेक्स्ट, यहां पे एक डिस्काउंटिंग चार्जेस कंप्यूट करना हो तो सिंपल है, बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12। अनएक्सपायर्ड पीरियड का क्या मतलब है, जैसे बिल का पीरियड 3 महीना है, डिस्काउंटिंग फर्स्ट डे ही करा लो या फर्स्ट 3 दिन में करा लो तो 3 महीने का पूरा रहता है ना, 1 महीने बाद कराया तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बचेगा, 2 महीना। जितना अर्ली पेमेंट बैंक कर रहा है उतने के लिए वो हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करेगा, हाँ है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं। ड्रॉ सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें बैंक सिर्फ कौन सी सर्विस दे रहा है, डिलीवरी बॉय की, वहां से पैसा उठाएगा अपने को दे देगा। मैच्योरिटी डेट से पहले हमने बिल बैंक को दे दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल का असेट, ड्रॉई को कुछ फर्क पड़ता, मैच्योरिटी डेट पे पैसा आएगा, बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट कम हो जाएगा। इस केस में पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ही आता है, राइट और रॉन्ग, बैंक कलेक्ट करके वहीं डिपॉजिट करेगा, इसलिए कैश बैंक लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिखा है, बैंक। इसके लिए बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम, कैश बैंक का असेट कम। डिसऑनर हो गया तो फिर से पैसा किससे लेना है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट कम हो जाएगा और 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस हमें भरने पड़ेंगे। जनरली इसमें पेमेंट बैंक से ही होता है, क्योंकि बैंक ही कर देता है बट हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। और यहाँ पे तो वही स्टैंडर्ड एंट्री है डिसऑनर की, कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ पे नहीं है। अगर बिल एंडोर्स हुआ है, हमने किसको एंडोर्स कर दिया है, Z बिकम्स द, हम जो ड्रॉअर हैं वी ऑल्सो नाउ बिकम द SOR आएगा, है ना। चलें आगे, अभी बिल आने के बाद हम एंडोर्स करते तो हमारे लिए Z को हम बिल दे रहे तो Z हमारी क्या रहा होगा, अब वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, और बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा, हाँ या ना। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ जाएगा और X नाम का असेट। मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर हो गया, Z मिला Y से, Y ने पैसे दे दिए, सब खुश। इसको कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा, इसके लिए तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम, कैश बैंक का असेट कम, आया ना। हमें कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता, मैच्योरिटी डेट पे दोनों मिले, सेटल कर लिया, वी आर हैप्पी, राइट और रॉन्ग। बिल को डिसऑनर कर दिया तो ये भाई साहब क्या बोलेगा, फिर से इसको पैसा मेरे से लेना है, एक्स नाम का असेट बढ़ा देगा, कितने से, इसका बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया, और क्योंकि इस बेचारे के पास बिल था इसने क्या भरे होंगे, नोटिंग चार्जेस, तो उतना उसके पास से कैश गया कि नहीं गया, हाँ या ना। 10,200, 10,000 और 200। अपन क्या बोलेंगे, हमें Y से पैसा लेना है, Z को पैसा, एक असेट बढ़ गया, एक लायबिलिटी, टोटल अमाउंट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। इसके लिए एंट्री क्या रहेगा, सेम, है ना। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉई अमीर हो गया, ड्रॉई ने बोला पैसे रखो, बट मन से तो गरीब ही है, डिस्काउंट मांगा, तो कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा। समझो 10,000 के बदले 9,900 दे रहा है, कैश बैंक का असेट बढ़ गया, 100 रुपया जो हमको कम मिला वो हमारा खर्चा हो गया, रिबेट, और बिल्स रिसीवेबल का असेट 10,000 से खत्म हो गया, राइट और रॉन्ग गाइस। वाई, ड्रॉई के नजरिए से देखो तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम हो गई, कितने से, और हमने कितना पैसा दिया, 9,000, कैश बैंक का असेट कम हो गया और रिबेट नाम की इनकम बढ़ गई, क्लियर। इधर रिबेट एक्सपेंस है, इधर रिबेट इनकम है। इसको भी कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला डिस्काउंटिंग चार्जेस जैसा ही है,
बिल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 12। रिन्यूअल ऑफ बिल रहा, रिन्यूअल के लिए हमेशा पैटर्न कैसे रहेगा, पहले डिसऑनर की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर न्यू बिल एंड कैश, है ना, करेक्ट। डिन याद रखना, डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड कैश याद रखना, ठीक है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसा होता है ना, ठीक है। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, पैसा फिर से किससे लेना है, वाई से, असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल का असेट क्या हो जाएगा, कम। अगर हम होल्ड कर रहे हैं बिल तो बिल्स रिसीवेबल का असेट कम होएगा। अगर हमने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया है तो टू बैंक होएगा, अगर हमने जेड को एंडोर्स कर दिया है तो टू जेड होएगा, या हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है तो टू BSFC होएगा। यहाँ पे मैंने 10,000 लिया है, 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस जनरली इस केस में होते नहीं है, क्योंकि सामने वाला खुद ही अप्रोच करता है फॉर रिन्यूअल। अगर है सब में तो आप डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। क्लियर है सभी लोगों को? वो क्या बोलेगा उसके लिए, तो नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री विदाउट नोटिंग चार्जेस। वापस से बोल रहा हूं, इसमें नोटिंग चार्जेस आएगा, तो जैसी एंट्रीज हमने पहले सीखी है वैसी कर दीजिएगा। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए वाई से पैसा लेना है, वाई नाम का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, और इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट। इसका इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होएगा गाइज, उसके लिए ध्यान रखिएगा। सिंपल रूल ये है कि समझो 10,000 का बिल है, सामने वाला इमीडिएटली 4,000 दे रहा है। कितना इमीडिएटली दे रहा है? तो इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे लगेगा? 6,000 पे। 6,000 पे इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड ऑफ न्यू बिल अपॉन 12। दिस इज ओनली द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब जो टोटल बिल का अमाउंट है माइनस जो कैश में दे दिया उसको बैलेंस अमाउंट कहते हैं, है ना, ठीक है। तो और इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट टू किसको देना है? एक्स को, तो इंटरेस्ट टू एक्स, है ना, इजी टफ, ठीक है। फॉर रिसीविंग कैश एंड न्यू बिल, अगर समझो 4,000 कैश में है तो कैश का असेट बढ़ गया, 100 रुपया इंटरेस्ट का है, समझो इंटरेस्ट बोला है नए बिल के साथ आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल 6,102 वाई 10,100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 100 रुपया कैश के साथ बोला है तो 4,000 प्लस 100 कितना हो गया? 4,100, यहां 6,002 वाई। कोई डाउट इसमें? ध्यान से देखिएगा कि पैसा किसके साथ बोला गया है, न्यू इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ बोला गया है। यहां पे एक्स नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, टू कैश बैंक 4,000, टू बिल्स पेबल 6,100, और अगर इंटरेस्ट हमने कैश के साथ पे किया तो 4,100 और 6,000। इजी और डिफिकल्ट? चलें आगे। लास्ट में फॉर रिसीविंग कैश एंड न्यू बिल, ये वापस हो गया ना, ये एंट्री अपन ऊपर कर चुके हैं। लास्ट सिनारियो, ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। ड्रॉअर लिखा है, ये ड्रॉई है। ड्रॉअर के तो इंसॉल्वेंट होने से फर्क ही नहीं पड़ता ना, जिसको पैसा लेना है वो इंसॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो तू नहीं बोल सकता तू भिखारी है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू तो बड़ा भिखारी हो गया ना फिर समझ रहे हैं आप? एक तो बेचारी की जिंदगी में वैसे ही दुख है, इंसॉल्वेंट हो गया और फिर आपके पास पैसे, आप बोल रहे तू तू गरीब है मैं नहीं दूंगा। अरे तू कौन है साले? डिसऑनर, पहले तो इसमें भी डिसऑनर की एंट्री आएगी, वाई टू बिल्स रिसीवेबल टू, और वापस से इसमें भी जनरली नोटिंग चार्जेस होता नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे बिल्स पेबल टू एक्स। जितना भी पैसा आएगा, समझो 10,000 में से 3,000 आया, उतने से कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, 7,000 डूब गया वो बैड डेट्स टू बिल्स रिसीवेबल। ये भाई साहब क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल की लायबिलिटी 10,000 से कम हो गई। बिल्स पेबल नहीं आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल ना ही आएगा, यहाँ पे आएगा टू वाई, और यहाँ पे भी बिल्स पेबल ना आके क्या आएगा? एक्स। हमने ऑलरेडी बिल को तो डिसऑनर कर दिया है, पार्टी का नाम लिख दिया है। टू कैश बैंक 3,000, टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या होती है कि इनकम, बड़ी खुशी वाली इनकम है क्या? नहीं, आप सड़क छाप हो गए, इससे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आर यू हैप्पी अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। तो इसीलिए ये इनकम वैसे है अकाउंटिंग में, बट ये बहुत दुख वाली इनकम है, बर्बाद हो गए हैं और अब पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला जा मत दे, ठीक है। चलिए 3 डेट्स याद रखिएगा। डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है बाय द ड्रॉअर, हाँ या ना,
डेट ऑफ साइट जिस दिन बिल ड्रॉई तक पहुंचता है, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन वो बिल एक्सेप्ट करके साइन करता है। समझो एक एग्जाम्पल है जिसमें 1 जैन डेट ऑफ ड्रॉइंग है, 3 जैन डेट ऑफ साइट है और 4 जैन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो अगर बिल में बोला है 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आफ्टर, तो स्टार्ट कीजिएगा डेट ऑफ, अगर 2 या 3 मंथ्स आफ्टर साइट बोला है तो स्टार्ट कीजिएगा डेट ऑफ, अगर डेट ऑफ साइट अवेलेबल नहीं है तो क्या यूज करिएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज डेट ऑफ साइट। समझा सभी लोगों को? 3 डेज ऑफ ग्रेस सब टाइप के बिल में ऐड होते हैं एक्सेप्ट बिल एट साइट में। ये आफ्टर साइट वाला बिल नहीं है, बिल एट साइट जिसमें इमीडिएटली देखते ही पैसा देना होता है, वो सब में कभी आता नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। 1 जैन से 3 महीना है तो 1 2 3 महीना आगे गए, 1 अप्रैल इसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया, 4 अप्रैल आ गया, हाँ है ना। अगर डेज में दिया हो तो 10th जैन, जैन में कितने दिन होते हैं 31, 31 में से 10 गए, कितने बचे 21, फेब के 29 क्योंकि ये ईयर मैंने वो वाला लिया होगा लीप ईयर, मार्च के 31 तो 9th अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 12th अप्रैल आ जाएगा, हाँ है ना। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप 31 जैन से एक महीना गिन रहे हैं, कहां से 31 जैन से एक महीना आता है, 31 फेब, 31 फेब तो एग्जिस्ट होता, तो फेब का लास्ट डेट ले लीजिए। अगर लीप ईयर है मतलब 4 इयर्स में एवरी ईयर लीप ईयर आता है, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, तो अगर ऐसा कोई ईयर है तो फेब में 29 डेज लीजिएगा, वरना फेब में कितने डेज लीजिएगा 28। क्लियर है सभी लोगों को? तो लास्ट डे जो रहेगा वो ले लेने का, फिर डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देने का। अगर लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, क्या है तो पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस वर्किंग डे लेने का, लीगल ड्यू डेट लीगल हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे। ये 3 हॉलीडेज याद रखिएगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। कोई डाउट? विद दिस वी आर डन विद द थियरी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छे से समझा है सभी लोगों को? ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिएगा इज इफ यू हैव अंडरस्टूड। बहुत रैपिड फायर जैसा किया अपन ने इसको। ठीक है, चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा टॉपिक है भाई लोग? चला लवकर पहुंच गए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। ज्यादा करके इसमें बोर्ड एग्जाम में जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पेपर में वो वाला आता है जिसमें 4-5 सिनारियो दिए होते हैं ना, एक बार देखें। नहीं, इसमें तो नॉर्मल सम है, देख रहे हो, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला सम। फिर से पोपट हो गया, नॉर्मल वाला ही सम है, वो सिनारियोज वाला नहीं है। ये रहा एकदम, चलो 100% पोपट होते होते बच गए गाइस। ठीक है ना, डज नॉट मैटर, हमें आता दोनों है, बट चलो इंट्रोडक्शन ठीक है, नेसेसिटी ठीक है, ये सब ठीक है। ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कौन सा ईयर है? 1881। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, किसमें है? राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऐसा नहीं बारिश हुई तो पैसे देना, ठीक है। साइंड बाय द मेकर, ड्रॉअर साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन दैट इज द ड्रॉई टू पे अ सर्टेन, मतलब फिक्स्ड अमाउंट, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यही फीचर्स ही ऊपर वही हैं जो सारे लिखे थे, ठीक है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये मैं आपको समझा चुका हूं। पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट में कितनी रहती है? सिर्फ मेकर एंड ड्रॉई। अभी प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, एक्स अगर वाई को पैसे देना चाहते हैं तो एक्स लिख के देता है, आई प्रॉमिस टू पे वाई। तो इसमें ड्रॉअर वो बंदा होता है जो पैसे देने वाला है, और ड्रॉई वो बंदा है जिसको पैसे मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
तो थोड़ा सा रोल यहाँ पे चेंज हो जाता है और इसका फॉर्मेट से रिलेटेड दिया हुआ है। ये भी हम कर चुके हैं। फॉर्मेट प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किए। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कुछ कंडीशंस के साथ आपने एक्सेप्ट किया है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के टाइप्स क्या हैं? टाइम, अगर आपको टेन्योर या टर्म में ओके नहीं है, वो 3 महीना बोल रहा है, आप 4 महीना बोल रहे हैं, तो क्वालिफाइड एज टू टाइम। क्वालिफाइड एज टू प्लेस, वो बोल रहा है पेएबल एट मुंबई, आप बोल रहे हैं पेएबल एट कोलकाता। एज टू अमाउंट वो बोल रहा है 25,000, आप बोल रहे हैं 15,000। क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, वो बोल रहा है पेई कोई बंदा है, आप बोल रहे हैं वो पेई से मैं मिलना नहीं चाहता, कोई और बंदा रखो। क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड बाय द ड्रॉअर, तो इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस रिलेटेड टू कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे सब थियरी से रिलेटेड आपको बना के दिए हुए हैं। नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट भी पता है आपको। 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? लीगल ड्यू डेट। होल्डर मतलब एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट टू रिसीव द अमाउंट देयरऑन इज नोन एज होल्डर। ये एक इंपॉर्टेंट थियरी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो नेगोशिएबल होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? एक ऐसा बंदा जिसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज अक्वायर किया है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब पैसा दिया है। गुड फेथ में मतलब उसने अज्यूम किया कि पीछे के सारे ट्रांजैक्शन सही हुए हैं और मेच्योरिटी डेट से पहले। जैसे समझो ये भाई साहब आके मुझे किसी और का बिल एंडोर्स करते हैं, तो गुड फेथ मतलब उसने, सामने वाले ने उसको सही से दिया था बिल और फिर मुझे आया है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी इन गुड फेथ। समझा? ऐसा नहीं उसने चोरी करके मुझे दे दिया हो। ट्रेड बिल, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में बिल ड्रॉ होता है, वो क्या हो गया? ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल, जब दो पार्टीज एक दूसरे को फाइनेंशियली अकोमोडेट करने के लिए बिल बनाते हैं, ये भी हमने सीए फाउंडेशन में इसके सम्स भी किए हैं। इनलैंड बिल, जिसमें ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों सेम कंट्री में रिसाइड करते हैं। फॉरेन बिल, विच इज ईदर ड्रॉन और इज पेएबल इन अनदर कंट्री। बस इतना समझिए इसका। आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइट और एट साइट, ये भी मैं आपको करा चुका हूं अभी। ठीक है, बस आई डोंट थिंक इसके अलावा। प्रोटेस्टिंग मतलब by getting it noted from the notary public then certifies the same, this certificate is known as a protest। सब ये सब थोड़ा थियरी पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हो जाता है, इसलिए अपन देख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बस थियरी में है। सारे सिनारियोज दिए हुए हैं जो तो अब हम कर ही चुके हैं। करेक्ट? बताइए यार, इसके लिए सम्स में इतना ऐसा कोई स्पेसिफिक कराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी एंट्रीज हम कर चुके हैं वो सारे सम्स को कवर करती है। व्हाट आई वुड रादर प्रेफर इज फॉर दिस, आप लोग कल के लिए सम्स करके लाइए और मुझे बताइएगा कि कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैंने तो अभी यार सारा जो जर्नल एंट्रीज करा है वो इफेक्टिवली एक नंबर लेके हमने किया है सम की तरह। मैं सिर्फ देख लेता हूँ कुछ थियरी पर्सपेक्टिव से मेरा इंपॉर्टेंट पेंडिंग है क्या, और मैं एक सम ये सिनारियो वाला करा देता हूँ बस। ठीक है, कुछ पेंडिंग नहीं है। चलो ये एक लास्ट सम देखें, एक दो ये सिनारियो वाले सम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं नॉर्मल फ्लो वाले सम के कंपैरिजन में। ठीक है, सबसे पहला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ, तो हम कौन हैं? अपूर्व। याद रखिएगा, जहां पे भी आगे क्वेश्चन में अपूर्व नाम आता है तो उसको वी या अस से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपको सम पढ़ने में आसानी होगी। क्या करना है? अपूर्व के बदले वी या अस। प्रशांत एक्सेप्टेंस फॉर 60 days 12,750 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। इस सम में हिंट देने के लिए एक सिंपल चीज है, अगर किसी का भी एक्सेप्टेंस दिया होगा ना तो वो बंदा ड्रॉई होता है, क्योंकि ड्रॉई पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है ना। तो अगर उस बंदे का एक्सेप्टेंस है मतलब वो कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। कौन हो गया? तो यहां पे प्रशांत का एक्सेप्टेंस है, मतलब प्रशांत कौन है? तो हम कौन हो गए? ड्रॉअर हो गए। तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ है ना। अभी हमने इसको किसको दे दिया है? फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा। हमने पास्ट में ये बिल प्रशांत पे ड्रॉ करके एक्सेप्ट करवाया होगा, उसकी एंट्रीज पास करने की आवश्यकता
नहीं है, सरवाना समझ लो। नेक्स्ट, अपूर्व सोल्ड गुड्स टू कीर्ति फॉर 20,000, मतलब हमने वी सोल्ड गुड्स टू कीर्ति फॉर 20,000 and received her acceptance for the same amount for 2 months. The bill was endorsed to रेखा। तो पहले तो हमने गुड्स बेचा है, कीर्ति नाम का असेट बढ़ जाएगा और सेल्स नाम की इनकम बढ़ जाएगी, कीर्ति टू सेल्स। डू वी अग्री? बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ गया, कीर्ति नाम का असेट। ये बिल हमने रेखा को दे दिया, रेखा नाम की लायबिलिटी कम हो गई और बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हो गया। सबको समझा? फ्यूचर में इस बिल के साथ ऑनर हो रहा है, डिसऑनर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है, वरना अकॉर्डिंगली हम कुछ ना कुछ करते। इजी। नेक्स्ट, ऐसे सबको समझ रहा है क्या गाइस? मेरे को एकदम ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। डू यू थिंक दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू? पक्का? ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के दिन बुला के टाइम वेस्ट कर दिया, पोपट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब वरना क्या है, अभी 3 दिन बाकी है ना, तो वी कुड डू समथिंग एल्स एज वेल। ऐसा एरोगेंस नहीं है मेरे को, मैं वही कराएगा जो मेरे को मन करेगा। चलो, receive 30% of the amount due from the private estate of Mukta, who was declared insolvent. Mukta had dishonored her acceptance of 23,850 and noting charges paid were 150. तो मुक्ता से पैसा लेना था, मुक्ता ने जब बिल डिसऑनर किया होगा तो मुक्ता नाम का असेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हो गया और नोटिंग चार्जेस जो हमने कैश में पे किया वो यहाँ पे आ गया, करेक्ट? अब उससे 24,000 रुपया लेना है, उसमें से सिर्फ कितना परसेंट आ रहा है? 30%। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 7,200, बाकी क्या हो गया? बैड डेट्स, और मुक्ता नाम का असेट क्या हो जाएगा? कम। हाँ या ना? कितने से? पूरे 24,000 से। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, याद रखिएगा 23,850 का 30% मत लीजिएगा, 23,850 प्लस 150, टोटल रिसीवेबल जो है उसका 30%, ठीक है? अपूर्व यानी वी रिन्यू आवर एक्सेप्टेंस of 36,000 to Anuradha by paying 6,000 का चेक and accepting a new bill for 2 months for balance along with interest. अभी हमारे लिए ये क्या है? बिल्स पेबल है, हम रिन्यू करा रहे हैं, तो पहले तो बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री आएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधा 36,000। हाँ या ना? पहले डिसऑनर की एंट्री। सेकेंड चीज की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट। 36,000 में से 6,000 हम इमीडिएट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? क्या रेट पे लगेगा? 14। अरे ऐसा रेट कौन देता है? 14.5% फॉर 2 months। ये मेरा ओरल कैलकुलेशन कहते हैं 725 आएगा, ठीक है? क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? तेरे को लगता है मैं ये ओरल ही नहीं कर सकता? इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, टू अनुराधा नाम की लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। 725 हाँ या ना? देखा 725 आया कि नहीं आया? हो गया पोपट? क्या? सच्ची बताओ ना, बच्चे लोगों ने जो रोस्ट किया है ना टीचर्स को इस मामले में, बच्चे यार बहुत इंटेंस चीज है। चलो 725। अब हम नया बिल उसको एक्सेप्ट करके देंगे और कैश देंगे, तो हमारी अनुराधा नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये मैं कंबाइंड एंट्री पास करता, 36,725 टू कैश स्लैश बैंक 6,000 एंड टू बिल्स पेबल 30,725। एनी डिफिकल्टीज? प्लीज बताइए, सबको अच्छे से समझा है कि नहीं? एक सम आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? सिर्फ हम फाइनल आंसर डिस्कस कर लेंगे, यही टाइप का अरविंद वाला लिख के ट्राई करेंगे आप लोग? विल डिस्कस दिस एंड वाइंड अप फॉर द डे। आई थिंक दिस वॉज मोर देन सफिशिएंट टाइम। बस चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग इसमें कौन है? अरविंद है। कौन है? रिन्यूड साइनाथ्स एक्सेप्टेंस ऑफ 18,000 विद इंटरेस्ट ऑफ 380 फॉर 2 months। साइनाथ का एक्सेप्टेंस है, मतलब वो ड्रॉ ही है, हम ड्रॉअर हैं। रिन्यू किया तो पहले डिसऑनर की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री और फिर न्यू बिल की एंट्री। इसमें कुछ भी कैश एलिमेंट, तो पहले तो फिर से साइनाथ हमारा असेट हो गया बढ़ाने के लिए डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया 18,000 का। डू यू गाइज अग्री?
इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट हमारी इनकम में बढ़ाने के लिए क्रेडिट, साइनाथ से लेना है वो डेबिट, और नया बिल लिया, बिल्स रिसीवेबल टू साइनाथ। गाइस कुछ भी कैश के बारे में बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे द एंटायर बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इन न्यू बिल। नेक्स्ट, साहिल इन्फॉर्म्स अस दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस, तो मीनल कौन है? ड्रॉई है, ऑफ 13,000 जो हमने किसको एंडोर्स किया था? was dishonored and noting charges paid ₹195। तो ये देखो हम हैं अरविंद, हमने मीनल से बिल लिया, हमने साहिल को दिया, साहिल बोला ये क्या दिया, कॉल किया उसने, बोला मीनल ने बिल को क्या कर दिया है? डिसऑनर। तो अब हमको मीनल से पैसा, साहिल को पैसा कितना? 13,000 प्लस 195, 13,195। तो यहां पे 13,195 मीनल टू साहिल, बहुत इजी है, करेक्ट। नेक्स्ट, accepted a bill of 16,400 at 2 months drawn on Chandan Sons for the amount due to them 19,000 and balance is paid in cash। हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, हमारे लिए बिल्स पेएबल है, ये ड्रॉन ऑन नहीं आना चाहिए, ड्रॉन बाय आना चाहिए, करेक्ट। तो हमारे लिए बिल्स पेएबल है, चंदन सन्स नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, 2 बिल्स पेएबल और बैलेंस कैश में, तो चंदन सन्स अकाउंट डेबिट, 2 bills payable 16,400 and 2 cash 2,000, चांदन सन्स जो भी हो, ठीक है। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट विद्याज एक्सेप्टेंस, तो विद्या कौन है? ड्रॉई, विच वॉज डिस्काउंटेड। हम लोगों से बिल ड्रॉ कर करके अलग अलग लोगों को देते हैं, फिर वो लोग कॉल करते हैं कि सामने वाले ने डिसऑनर कर दिया है। कितने का नोटिंग चार्जेस भरा? 105। तो पहले तो डिसऑनर की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर न्यू बिल इन कैश। इंटरेस्ट कितना है? 295। कुछ भी कैश में नहीं है, फिर पूरा न्यू बिल में ही है। तो पहले तो डिसऑनर की एंट्री, विद्या से पैसा, बैंक को पैसा, तो विद्या टू बैंक हो गया कि नहीं हो गया? विद्या टू इंटरेस्ट 295 है ना, दिस इज द इंटरेस्ट का अमाउंट। ये याद रखिएगा, इधर बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों लिए हैं, 14,000 प्लस 105 आया ना, और नया बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल टू विद्या 14,400, विच इज बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। नंदिता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अस ऑफ इतना बाय पेइंग इतना, तो 550 रिबेट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 13,000, रिबेट या डिस्काउंट 550 टू बिल्स रिसीवेबल 13,550। दैट्स इट। प्लीज बताइए सबको क्लियर है? प्लीज आज ये 2 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के आइएगा, है ना। अपना एग्जाम कब है गाइस? 28 को ना, फ्राइडे को। फ्राइडे को वैसे मैंने आपका लेक्चर आई बिलीव नहीं रखा है, उस दिन 11वीं वालों का लेक्चर है, तो मैं क्लासेस में अवेलेबल हूँ मॉर्निंग में। अगर कुछ रहेगा तो आके पूछ के जा सकते हैं आप, या अगर आपको कुछ मैसेज में पूछना है तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, हाँ, अरे ये कौन से समझाने वाले, एक बार आप बता पाएंगे तो मैं आज ये 2 बच्चे पूछ रहे हैं उनको दे। अच्छा, ये खुद से समझ के लिखना होता है? ओ सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे मैं? सर सोर्स बता दीजिए, सिर्फ सब मत बताइए। चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय।